हेलो स्टूडेंट्स। तो आप एट्थ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। हम इस लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है उसे जानने से पहले मेरी इंट्रोडक्शन स्क्रीन पे लिखी है, आप देख सकते हैं। तो आज हम एट्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और हमारा आज का टॉपिक है इंडिया बिफोर द ब्रिटिश। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम कल का थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक बनाया था जिसमें पूरे लेसन का बायोडाटा आपको बताया था कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेसन में मैंने आपको कल बताया था कि हम इस लेसन में कौन कौन सी वीडियोस करने वाले हैं। इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, हाउ डिड दे केम, ट्रेडर्स टू रूलर्स। उसके बाद बैटल्स पढ़ेंगे, बैटल्स ऑफ प्लासी, बैटल्स ऑफ बक्सर। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। उसके बाद उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रेम टू पैरामोसी के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ेंगे, वार विद टीपू सुल्तान एंड मराठाज। इन दोनों वारों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे और कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने आपको कल के टॉपिक में बता दिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया बिफोर द ब्रिटिश, यानी जब ब्रिटिशर्स यानी वो इंग्लिशमैन या वो अंग्रेज़ जब यहाँ पर नहीं आए हुए थे तो उनसे पहले हमारा इंडिया कैसा था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज की जो बैकग्राउंड, इंडिया की जो बैकग्राउंड है ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड में क्या थी, मुगल्स वर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया, यानी मुगल्स का पूरे इंडिया पर मुगल्स का ही राज था। कुछ साउथ में कुछ राज थे जहाँ मुगल्स का राज नहीं था, लेकिन ऊपर वाला तकरीबन होल इंडिया जो है, जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, पूरा मुगल एम्पायर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मुगल एक कितनी बड़ी पावर थी। जो आपको स्क्रीन पर इसका जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, मुगल एम्पायर जिसमें लिखा है, ये पूरा इंडिया इनके रूल के तले चल रहा था, यानी पूरे इंडिया में इनका रूल था। उसके चलते साथ साथ 1526 के बाद और 1707 तक, यानी काफ़ी बोलबाला था मुगलों का। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर काफ़ी फैला हुआ था, और सबसे ज़्यादा मुगल एम्पायर फैला है औरंगज़ेब के ज़माने में। यानी औरंगज़ेब जो था वो हम कहेंगे, एक तरीके से कहेंगे, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर मुगल रूलर था जिसने अपनी एम्पायर को काफ़ी दूर दूर तक बिछा दिया और हर जगह अपना जाल बिछा दिया। हर जगह पूरे इंडिया में अपना रूल, एक साउदर्न स्टेट्स कहेंगे या एक इलाका कहेंगे, एक रीजन कहेंगे, उसको छोड़ के जो होल इंडिया था इसमें मुगलों का रूल था। तो इसलिए औरंगज़ेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मुगलों का सबसे स्ट्रांग और सबसे लास्ट और सबसे पीक पर पहुंचने वाला एक मुगल रूलर था औरंगज़ेब। तो ये उसके समय में जो मुगल रूल था वो काफ़ी फैला हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ जब उसकी 1707 में जब उसकी डेथ हुई, तो उसके डेथ होने के बाद उसके बाद जो शाह आलम था, जिसको बहादुर शाह कहते हैं, वो उसके बाद रूलर बना था। बहादुर शाह यानी शाह आलम फर्स्ट कहेंगे इसको, इसका रूल रहा था। लेकिन इसका रूल बहुत कमज़ोर था, इसका रूल इतना असरअंदाज नहीं हुआ, ये पूरे इंडिया को संभाल नहीं पाया। और उसके जो मुग़ल के जो गवर्नर्स थे, अवध में थे, एक अवध में गवर्नर था, एक हैदराबाद में था, और साथ ही साथ एक दूसरी इस तरह से, यानी अवध में भी
और ऊपर वाले हिस्से में भी और बंगाल में भी। इन तीनों जगह पे इनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने इसके औरंगज़ेब की डेथ के बाद इन्होंने सोचा कि अब हम अपनी इंडिपेंडेंस मनाएंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करेंगे। यानी आफ्टर औरंगज़ेब्स डेथ इन 1707 यानी कि 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स सूबेदार्स बिगन असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी मनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। तो इस तरह से एक मुर्शीद अली खान थे, ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है मुर्शीद कली खान। मैंने अभी अली खान बोल दिया, सॉरी, मुर्शीद कली खान। तो ये मुग़ल गवर्नर थे बंगाल के। इन्होंने जो बंगाल का एरिया इनके पास था, तो इन्होंने उस एरिया को अपने कब्ज़े में कर लिया और कहा कि हम मुग़लों से आज़ाद होना चाहते हैं। और उसके लिए इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी और अपनी एक रीजनल एम्पायर खड़ी कर दी। यानी बंगाल का जितना भी एरिया था उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। इसके साथ एक और दूसरा गवर्नर था आसिफ जहाँ, गवर्नर ऑफ हैदराबाद। इन्होंने भी जो हैदराबाद का जितना भी एरिया इनके रूल के तले था, इन्होंने उस एरिया को अपना बना लिया और कहा कि हम मुग़लों से जो इंडिपेंडेंस हैं उसको हासिल कर चुके हैं, तो हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। तो इन्होंने अपने एरिया को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। इसके बाद एक और सादत अली, ये गवर्नर ऑफ अवध थे। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये हमारा जो एरिया है, हमारा जो अवध है, हम इस पर रूल कर सकते हैं और जो मुग़ल्स हैं हम उनसे आज़ाद हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो मुग़ल रूल था वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। इनकी जो रीजनल किंगडम्स थी वो तैयार होगी। दे एस्टेब्लिश्ड रीजनल किंगडम। उन्होंने अपनी रीजनल किंगडम्स तैयार कर दी। तो पहले एक बहुत बड़ा इंडिया, जिसको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे थे कि बहुत बड़ा इंडिया था, एक साउदर्न स्टेट्स को छोड़कर जो पूरा इंडिया है वो मुग़लों ने अपने कब्ज़े में कर लिया था। अपने रूल के तले अपना शासन वहाँ पर चलाया। तो इसके बाद जब ये छोटी छोटी रीजनल एम्पायर्स में बट गया, रीजनल किंगडम्स में बट गया, तो उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर की ताकत थी वो बहुत कम हो गई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब इलाका जितना ज़्यादा है तो पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब रीजनल किंगडम्स जब छोटी छोटी किंगडम्स बनी, अवध की किंगडम बनी थी, हैदराबाद की बनी, उसके बाद बंगाल की बनी, तो इस तरह से वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। और बटने के बाद उसकी जो ताकत है वो बहुत कमज़ोर पड़ गई। इस तरह से पावर ऑफ दिल्ली वाज डिक्लाइनिंग। पावर ऑफ दिल्ली जो थी, यानी दिल्ली मीन्स जो मुग़ल एम्परर थे, तो मुग़ल एम्परर तो दिल्ली में ही बैठते थे। अब जो पावर ऑफ दिल्ली है, इसका मतलब हुआ पावर ऑफ मुग़ल एम्परर वाज डिक्लाइनिंग। अब वो पावर जो थी वो बहुत कम हो गई। यानी जो मुग़ल गवर्नर्स थे, जब उन्होंने अपनी अपनी एरिया को या अपनी अपनी जो उनका एरिया था, जैसे अवध था, बंगाल था और हैदराबाद था, जब उन्होंने तीनों को अपने अंदर लपेट लिया, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर दिए, यानी अपनी आज़ादी हासिल कर ली, तो इस तरीके से जो उनमें एक किस्म की डिसइंटीग्रेशन जिसको कहेंगे वो हो गई। यानी लोग जो तीनों इसकी बहुत सी एम्पायर्स बन गई, डिसइंटीग्रेट हो गया, ये टूट गया, मुग़ल एम्पायर अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो उसी तरीके से उसकी ताकत भी कमज़ोर हो गई। और इसके ताकत कमज़ोर होने के साथ साथ उसी समय जो बाहर से आए हुए ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया, लोगों को जगह जगह डिवाइड किया। तो उनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल तो थी ही। उन्होंने एक नवाब को कहा कि आप ऐसे करो तो हम तुम्हें ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अंदरूनी तौर पर कईयों को ब्राइब के ज़रिए ख़रीदा, कईयों को लालच दिया कि हम तुम्हें गवर्नर बनाएंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था, जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने लगा। क्योंकि मुग़ल एम्पायर अलग अलग हिस्सों में बट गई, तो उनकी ताकत भी बढ़ गई। ताकत बढ़ने की वजह से एक नई पावर का इमर्ज होना शुरू हुआ। यानी एज द रिज़ल्ट न्यू पावर वाज इमर्जिंग ओवर इंडिया। अब पूरे इंडिया में एक नई ताकत सामने आ रही थी, उभर रही थी, जिसका नाम था ब्रिटिश। तो अभी आप नक्शे में देख सकते हैं
कि आस्ता आस्ता ब्रिटिशर्स ने अपना जो पंजा था वो जमा लिया, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में आस्ता 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 कर लिया, और जो मुग़ल एम्पायर थी वो आस्ता आस्ता से ख़त्म हो गई। तो इस तरीक़ा से जो ब्रिटिश इंडिया था वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, कायम हो जाता है, क्योंकि हमारे लोग जो थे वो उनको इतनी अकल नहीं थी, जिसकी वजह से कि वो अपनी इस पृथ्वी के अपने इस कंट्री के साथ वफ़ादारी निभा सकें। हमारे जो रूलर्स थे वो इस तरीके से नहीं चलते थे जिस तरीके से कि हमें चलना चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चलते थे, हमारी और उनकी सोच में यही फ़र्क था, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए काम करते थे और हम सिर्फ अपने आप के लिए काम करते हैं। हमारे रूलर्स भी उसी तरह से अपने आप के लिए काम करते थे। अब कुछ रूलर्स ऐसे थे जो अच्छे थे, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, जैसे मुग़ल एम्पायर में अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं होती, यानी अगर मुग़ल एम्पायर कायम रहती, औरंगज़ेब के बाद भी औरंगज़ेब जैसा ही रूलर होता कि जो संभाल सकता, इंटीग्रेट कर सकता, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स को काफ़ी मुश्किल आती। लेकिन हमारे लोगों में उतनी यानी औरंगज़ेब के बाद जो रूलर आए उनमें इतनी ताकत नहीं थी, या उनके सक्सेसर या फिर उनके जो आगे आने वाले बेटे उनके या जो उनकी फैमिली के आगे चलाने वाले थे वो इतने ताकतवर नहीं थे, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया को कैप्चर करने में काफ़ी कामयाबी मिली। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम कल के चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से हिंदुस्तान में आई, तो उसने किस तरह से अपना व्यापार शुरू किया। तो मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। तो आप अच्छी तरह से इसको लिखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।